नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तुम मेरी चाहत हो का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनो। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। आज शाम कॉलेज में कोई फंक्शन था, इसलिए जूही शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत तेज चल रही थी, इसलिए मौसम में ठंडक का असर था। जूही ने मौसम के हिसाब से कोट, टोपी और दस्ताने पहन लिए थे। वह बाहर आ करके आसमान की ओर निहार रही थी और बड़बड़ा रही थी, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही है और मुझे शॉपिंग पर भी जाना है। रमा देवी ने उसे परेशान देखा तो खुद से कहा, रुको, मैं शरद को बुलवाती हूँ, उसके साथ चली जाना। जी माँ, आप बुला दीजिए, मैं सैंडल पहन करके आती हूँ, मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है, इसलिए जाना जरूरी है। फिर रमा देवी ने एक नौकर को भेजा कि जा करके शरद को बुला लाओ। और थोड़ी देर बाद ही जब जूही आई तो शरद रमा के पास खड़ा था। वह एक लम्हा उसे देखती रह गई। ब्राउन लेदर जैकेट में वह कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। जूही की नजरों की तपिश से शरद को उसका एहसास हुआ तो उसने उसकी ओर देखा। फर वाले ब्लैक कोट और टोपी में जूही का दुधिया रंग बहुत खिलखिला रहा था। शरद ने उसे एक नजर देखा और गाड़ी में जा करके बैठ गया। जूही, मौसम खराब है, ज्यादा देर मत करना, रमा देवी ने जूही को जाने से पहले ताकीद की। जी माँ, मैं ध्यान रखूंगी, कह करके जूही मुस्कुराई और कार की ओर बढ़ गई। शरद ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो दिल ही दिल में कहा, ओह, ये मुस्कुराहट तो मेरी जान ले लेगी। बैठने के साथ ही शरद ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। जूही ने मिरर में देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस खामोशी का साम्राज्य था। उसके खामोश चेहरे को देख करके जूही को ऐसा महसूस हो रहा था कि जरूर शरद कोई प्लान सोच करके आया है और ये खामोशी किसी तूफान के आने का इशारा है। और ये बात सोचते ही जूही के चेहरे पर ठंडी में भी पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी। तभी गाड़ी सुपरमार्केट के सामने रुक गई तो जूही कार से उतर करके मार्केट की ओर बढ़ गई। जूही अपनी खरीदारी में लगी थी और शरद कार से टेक लगाए सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। काफी देर और जब जूही को आने में बहुत देर हुई तो शरद सिगरेट का टुकड़ा फेंक करके उसे अपने जूते से कुचलता हुआ मार्केट के अंदर चला गया। वहां जूही ढेर सारी शॉपिंग बैग्स लिए सेल्समैन से कुछ बातें कर रही थी और सेल्समैन सर हिला हिला करके उसे कुछ कह रहा था। शरद उसके पास आया तो जूही थोड़ा घबरा गई, उसकी आंखों में शर्मिंदगी झलक रही थी। शरद ने उसकी घबराहट महसूस कर लिया, इसलिए धीरे से पूछा, क्या हुआ? मैं पर्स लाना भूल गई, जूही ने कहा। तो क्या हुआ? शरद जेब से पर्स निकाल करके आगे बढ़ा। जूही ने नजर उठा करके देखा, वह बिल देते हुए बहुत कॉन्फिडेंट था। वह कुछ इम्प्रेस सी हो गई। आप किसी आदमी से कह करके यह सामान गाड़ी में रखवा दें, शरद ने इतनी शान से कहा कि जूही हैरान रह गई। हालांकि वह खुद भी सामान उठा करके गाड़ी में रख सकता था। शरद की ऐसी ही बातें और खुद पर एतमाद जूही को शक करने पर मजबूर कर देती थी। कोई साधारण घर का इंसान इतना एटीट्यूड तो नहीं रखता है। वह शरद के बारे में सोचे जा रही थी और इसी बेख्याली में फ्रंट डोर खोल करके बैठ गई। शरद ने उसे आगे बैठे देखा तो अपने दिल में खुश हुआ और आहिस्ता से दरवाजा खोल करके उसके करीब बैठ गया। लेकिन जूही अपने ख्यालों में इस कदर खोई थी कि उसे शरद के करीब बैठने का पता ही नहीं चला। सुधा की सहेली जया को अपने गांव गए हुए 12 दिन हो गए थे, फिर भी हर दूसरे तीसरे दिन वह सुधा से बात करती जरूर थी। उसने आज भी फोन किया था पर सुधा जी को बहुत खांसी हो रही थी, इसलिए ज्यादा देर बात नहीं हो पाई। आज सुबह से ही मौसम बहुत खराब हो रहा था। पूरे दिन की बारिश से मौसम में ठंडक का असर था। सुधा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मीनल कॉलेज के फंक्शन में नहीं जाने वाली थी। उसने माँ को खाना खिला करके दवाई खिला दी थी और
और उनके गले में सरसों के तेल से मालिश भी कर रही थी ताकि उन्हें थोड़ा आराम लगे। शरद ने धीरे से कहा, आप पीछे बैठिए, ड्राइवर के साथ बैठना आपकी शान के खिलाफ है। उसकी बात सुन करके जूही उसे देखने लगी। पीछे जाइए, उसने फिर से अपनी बात दोहराई और हाथ बढ़ा करके कार का दरवाजा खोल दिया। फिर जूही बगैर कुछ बोले पीछे जा करके बैठ गई। अभी गाड़ी कुछ ही आगे बढ़ी थी कि जूही ने कहा, शरद आगे से दाहिने ले लेना। क्यों? उधर फूलों की दुकान से मुझे फूल लेने हैं, मुझे ताजा फूलों की जरूरत है। आपको फूलों की जरूरत है? शरद ने अजीब लहजे से कहा। हाँ, वो कॉलेज में आज फंक्शन है इसलिए जरूर चाहिए मुझे। कुछ आगे जाने पर शरद ने एक फूलों की शॉप के पास कार रोकी और बगैर बोले उतर करके चला गया और थोड़ी देर बाद बहुत सारे फूलों के साथ वापस आया। वह जूही की तरफ वाली खिड़की के पास आया और एक नज़र जूही को देखा और बड़ी बेतकल्लुफी से सारे फूल उसकी गोंद में डाल दिए। इस दौरान शरद का रुमाल भी उसके गोंद में आ गिरा। जूही उसकी बेतकल्लुफी देख करके परेशान हो गई। उसका मन किया कि बोले, पर कुछ सोच करके चुप रह गई। फिर शरद ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया और उसके बाद सीधे घर के पास ही रोकी। जूही अपनी गोंद से फूलों को समेट करके उठी और बगैर उसकी ओर देखे घर के अंदर चली गई। जूही, वो दिन जरूर आएगा जब तुम मेरी होगी, आखिर तुम किस ख्याल में हो? शरद ने गाड़ी लॉक करते हुए सोचा। ऐसा सोचते ही उसके होंठों पर मुस्कान दौड़ रही थी। गाड़ी लॉक करने के बाद वह गुनगुनाते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। उधर जूही अपने कमरे में पहुंच करके शरद के बारे में ही सोच रही थी। वह कौन है, ये सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। ओह, कितनी अजीब बात है जूही, तुम तो किसी को खातिर में नहीं लाती हो, फिर एक मामूली इंसान के बारे में क्यों सोच रही हो? जूही ने जैसे खुद को डांट लगाई और अपनी सोच को विक्रम की ओर मोड़ दिया। ये विक्रम भी अमेरिका जा करके जैसे भूल ही गया मुझे। जूही विक्रम के बारे में सोच रही थी, पता नहीं अमेरिका से कब आएगा। जाने से पहले कितने प्यार से कहा था उसने, जूही मैं जाने से पहले तुम्हारे साथ कुछ खूबसूरत पल बिताना चाहता हूँ। उस अनजाने देश में मेरे जीने का सहारा बनेगी वो यादें। ये बात याद आते ही जूही के अधरों पर मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि उसके मम्मी पापा उसकी पसंद को जरूर मानेंगे, इसलिए वह निश्चिंत थी और इंतजार कर रही थी कि जब विक्रम अमेरिका से वापस आएगा तब उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाएगी। विक्रम के बारे में सोचते हुए जूही की नजर मेज पर रखे फूलों की ओर चली गई। शरद का रुमाल भी फूलों के पास रखा था। जूही की नजरों के सामने वापस से शरद का चेहरा आ गया, उसका एटीट्यूड, उसकी स्मार्टनेस। जूही ने अपने सर को झटक करके खुद को उसकी यादों से आजाद किया और एक नौकर के हाथ से शरद का रुमाल और बिल के पैसे शरद को भिजवा दिए। उसके बाद वह कॉलेज फंक्शन में जाने के लिए तैयार होने लगी। शाम में दिव्या और कॉलेज की दो दोस्त एक कैब से आई थी। ये लोग जूही को भी अपने साथ ले जाने आई थी। सब लोग जा ही रहे थे तो रमा देवी ने कहा, बेटा जब फंक्शन हो जाए तो फोन कर देना। जूही, जी माँ, अभी मैं अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जा रही हूँ, आप मुझे लेने के लिए ड्राइवर को भेज दीजिएगा, मैं फोन कर दूंगी। उसने जानबूझ करके शरद का नाम नहीं लिया। वह चली गई तो गुलाब की बाड़ के पीछे खड़ा शरद मुस्कुरा दिया। कॉलेज में 7 बजे फंक्शन शुरू हुआ। स्टेज का पर्दा उठा। सबसे पहले लड़कियों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता थी। सभी लड़कियां रंग बिरंगी खूबसूरत ड्रेसेस पहने हुए थी। जूही ने सफेद लॉन्ग फ्रॉक पहना था और फूलों से श्रृंगार किया था और सर पर फूलों की टोकरी रखे हुए थी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि स्टेज पर सबसे अलग दिखाई दे रही थी। दर्शकों की भीड़ में बैठा शरद तो उसे देख करके बेताब ही हो उठा था। उसके बाद लड़के लड़कियों के डांस और गाने के प्रोग्राम हुए। लगभग 10 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाने लगे। फैंसी ड्रेस में जूही फर्स्ट आई थी, इसलिए एक बार फिर से उसे स्टेज पर आने के लिए आवाज लगाया जा रहा था। जूही ने मुस्कुराते हुए प्राइज का कप लिया और स्टेज से उतरने के बाद एक साइड जा करके अपनी मां को फोन लगाने लगी कि अचानक से शरद उसके सामने आ गया और जूही हड़बड़ाहट में गिरने लगी। इसलिए शरद ने उसे बाहों में थाम लिया, पर शायद उसकी पकड़ बहुत जोरदार थी। जूही को अपनी बाह पर दर्द का एहसास हुआ तो उसने झटके से शरद का हाथ अपनी बाह से हटाया।
तब शरद का भी ध्यान गया। जूही के बाह पर शरद की उंगलियों के निशान बन चुके थे। जूही अपनी बाह सहलाने लगी तो शरद ने सॉरी बोला, पर जूही ने उसके सॉरी को अनसुना करते हुए कहा, चलो अब बहुत देर हो रही है। फिर शरद ने पार्किंग से गाड़ी निकाली तो जूही पिछली सीट पर जा करके बैठ गई। बारिश रुक रुक करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही थी और सुधा जी की तबीयत भी बिगड़ रही थी। उनकी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीनल अपनी माँ के पास ही बैठी थी। सुधा जी को 2 बार उल्टी हो चुकी थी और दोनों बार उल्टी के साथ खून आया था। मीनल ने घबरा करके डॉक्टर को फोन किया और साथ में जया मासी को भी फोन लगा दिया। बारिश की वजह से एम्बुलेंस आने में भी थोड़ी देर हो गई थी। तब तक सुधा जी की सांस उखड़ने लगी थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही सुधा जी को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। जया मीनल को फोन आने के तुरंत बाद अपने गांव से चल दी थी। उनके मन में कुछ अजीबो गरीब से ख्याल आ रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। ऐसे वह 2 दिन बाद विराज के आने पर सुधा से मिलने आने वाली थी, पर मीनल के फोन आने के बाद उनसे रुका भी नहीं गया। हॉस्पिटल में सुधा जी के ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी थी जब जया वहां पहुंच गई। ऑपरेशन से पहले मीनल को पेपर पर साइन करने के लिए कहा गया था, जिस पर लिखा था कि उनकी जान भी जा सकती है। पेपर पर साइन करते हुए मीनल के हाथ कांप रहे थे। कैसे साइन करती वह? अपनी मां के बिना रहने का वह सोच भी नहीं सकती थी। तभी जया वहां पहुंच गई। जब नर्स मीनल से कह रही थी, जब तक आप साइन नहीं करेंगी डॉक्टर अपना काम नहीं करेंगे, जल्दी कीजिए। तब जया ने मीनल को समझाया, बेटा थोड़ी सी भी देर सुधा के लिए ठीक नहीं है, साइन कर दो पेपर पर। मीनल ने भरी आंखों से पेपर पर साइन किया और नर्स को दे दिया। जया मीनल के पास बैठ गई और उसे अपने साथ लगा लिया तो मीनल की आंखों में रुके हुए आंसुओं ने अपना बांध तोड़ दिया और जया उसे दिलासा देने लगी। तभी नर्स आकर के बोली, आप में से जया कौन है? पेशेंट आपसे मिलना चाहती हैं, जल्दी चलिए। जया नर्स के साथ ऑपरेशन थिएटर में गई तो साथ में मीनल भी आ गई थी। सुधा ने दोनों को अपने पास बुलाया। जया ने सुधा के कंधे पर हाथ रख करके कहा, तुम ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। इधर शरद ने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे घर जा करके ही रोकी। चौकीदार जो कि कुर्सी पर बैठ करके ऊँघ रहा था, गाड़ी की आवाज सुन करके उठ गया और जल्दी से भाग करके आया और दरवाजा खोल दिया। शरद ने गाड़ी गैराज के पास रोकी और कार को अंदर की लाइट जला करके एक नज़र जूही के चेहरे पर डाली। जूही, जिसने ड्रेस तो बदल दिया था पर उसके कान में और हाथ में अभी भी फूलों से बने जेवर मौजूद थे। बल्ब की रोशनी पड़ने से वह किसी मॉडर्न की तरह लग रही थी। शरद उसे एकटक देखने लगा तो जूही ने टोका, क्या बात हो गई? कुछ भी नहीं, शरद ने मुस्कुरा करके कहा तो जूही को समझ नहीं आया क्या जवाब दे। बस मन ही मन उसे बुरा भला कह करके कार का दरवाजा खोल करके अपने कमरे की ओर चलती गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। शरद अपने कमरे में आकर के बिस्तर पर लेटने के अंदाज में गिर गया। हाय जूही, तुम कितनी खूबसूरत हो यार। वह जैसे दीवाना हो रहा था। वह बिस्तर पर लेट करके फूलों से सजी जूही का रूप याद करके गुनगुना रहा था और अपनी सोचों में जूही को अपने साथ महसूस कर जाने कब नींद की वादियों में खो गया। फिर सुबह 7 बजे उसकी नींद तो खुली पर अभी भी उसकी आंखें उन्नीदी सी थी। इसलिए उसने कॉफी बनाने के लिए पानी उबालने के लिए रखा और खिड़की खोल दिया। फिर जब तक पानी उबला तब तक एक ग्लास में चीनी, कॉफी और दूध डाल दिया और बस उबला पानी मिला करके कॉफी तैयार हो गया। उसने कॉफी का सिरप लेते हुए खिड़की से बाहर देखा। रात भर बारिश होने की वजह से सुबह बहुत खुशनुमा लग रही थी। गीली मिट्टी से सौंधी सौंधी महक आ रही थी। शरद का ध्यान फिर से जूही की ओर चला गया। ऐसे खूबसूरत मौसम में मनपसंद साथी का साथ हो तो कितना अच्छा लगता है। शरद का मन उसे मलामत करने लगा। आखिर कब तक तुम अपनी पहचान छुपा करके रखोगे? उसे सब कुछ बता करके अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं कर देते? और शरद अपने मन को समझा रहा था, अब तो जूही मुझे इसी रूप में मान दे तभी उसे अपनी असलियत बताऊंगा मैं। और दिल कहता सोच लो, कहीं ऐसा ना हो तुम सोचते रहो और जूही किसी और की हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे शरद ने अपने दिल को डांट करके चुप कराया और खुद को उलझनों से निकालने के लिए कमरे से बाहर निकल आया और उसका दिल लूटने वाली सामने से चली आ रही थी। शरद बीच राह में अपने हाथ बांध करके खड़ा हो गया।
कि जूही उसके पास आकर के बोली, सुनो। जूही की मुलायम आवाज आई, जी फरमाइश। वह तीखी नजरों से उसे देखता हुआ बोला, मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है। तो जाइए, किसने रोका है आपको? शरद ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूही चिढ़ सी गई, उसके गाल दहक उठे। शरद लम्हे भर के लिए उसके गुस्से से लाल होते गालों को देखता रहा, फिर बोला, गाड़ी गैराज में खड़ी है, ले जाइए। साथ ही अपनी जेब से चाबी निकाल करके उसकी ओर बढ़ा दिया तो वह उसे देखती ही रह गई। जूही के बाल हवा से बार बार उसके गालों पर बिखर रहे थे और वह अपनी उंगलियों से बाल पीछे कर रही थी। ज्यादा सोचना सेहत के लिए खतरनाक होता है, चाबी लीजिए, वह फिर से मुस्कुराते हुए बोला। तब जूही ने चाबी ले लिया और चाबी घुमाती हुई गैराज की ओर बढ़ गई। इधर सुधा जी की आंखों में आंसू भर आए थे। उन्होंने अपनी सहेली का हाथ अपने हाथों में थाम लिया था, पर उनके हाथ भी कांप रहे थे। आसमान में भी रह रह करके बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। ऐसा मौसम जहां प्रेमियों को नव जीवन देता है, उनके मन में उमंग का संचार करता है, वहीं बुजुर्गों और बीमार के लिए डर का कारण भी बनता है। अभी हॉस्पिटल में भी अजीब सा माहौल था। जया सुधा को समझाना चाहती थी कि ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा, परंतु उनका मन शायद जानता था कि उनके पास अब वक्त नहीं है। उन्होंने जया जी का हाथ थाम करके मीनल को अपने पास बुलाया और मीनल का हाथ जया के हाथ में देते हुए कहा, मेरी मीनल का ख्याल रखना। जया, समझना ये तेरे पास तेरी सहेली की अमानत है। तू कैसी बातें कर रही है यार, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखना, वो ईश्वर सब ठीक कर देंगे, भरोसा है मुझे। मेरे लिए तो अभी तू ही ईश्वर का रूप है। रोते हुए भी सुधा जी के होंठों पर मुस्कान आ गई। तू वादा करना, जानती हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ तुझे, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। सुधा जी बोलते बोलते फिर से खांसने लगी थी, इसलिए नर्स ने टोका, आप ज्यादा बात मत कीजिए, ज्यादा खांसी आने से दिक्कत होगी। उधर सुधा जी जया जी की हथेली थाम करके अपनी भरी भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। फिर जया जी ने मीनल को गले से लगा लिया और बोली, आज से मीनल मेरी बेटी है, खुद से बढ़ करके ख्याल रखूंगी इसका, मुझे यकीन है। कहते हुए सुधा जी की आंखों से एक आंसू गिर करके जया की हथेली में जब्त हो गए और सुधा जी की आंखें खुली की खुली रह गई और उनके हाथ की पकड़ जया के हाथ से छूट गई। जया ने बेयकीनी से अपनी नजरें ऊपर उठाई और सुधा का शरीर एक ओर लुढ़क गया। उनके जिस्म से आत्मा निकल चुकी थी। मीनल ने मां को ऐसे देखा तो वह उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी, पर जाने वाले को कब कोई रोक सका है। तब तक नर्स के साथ डॉक्टर भी वहां आ गई थी। जया उनसे कहने लगी, देखिए ना डॉक्टर, अभी एक लम्हा पहले तो मुझसे बातें कर रही थी और अभी इसे क्या हो गया, देखिए ना, कुछ बोल नहीं रही हैं। डॉक्टर ने आगे आकर के सुधा जी को चेक किया और अपने हाथ से उनकी आंखें बंद कर दी। कहा, सॉरी, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सुन करके मीनल रोने लगी और जया ने खुद के आंसू साफ करके मीनल को गले से लगा लिया। इधर जूही ने गाड़ी निकाल करके स्टार्ट किया तो शरद सड़क के बीच में चल रहा था। जूही ने जोर से हार्न बजा करके उसे हटने का इशारा किया, पर वह यूं ही मस्ती में चलता रहा। आखिर जूही कार से सिर बाहर निकाल करके चिल्लाई, ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, हटो साइड, क्या कर रहे हो? और वह उसके करीब आ करके बोला, बस यूं ही आपको देख रहा हूँ, आप गाड़ी अच्छी तरह चला रही हैं। बदतमीज, जूही ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मैं एक ड्राइवर हूँ, तमीज क्या जानूं? तुम चाहे जो भी हो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, शरद ने अपनी आंखों को घुमाते हुए कहा, तुम अपनी हद में रहो, समझे? इतना बोल करके वह तेजी से गाड़ी बढ़ा ले गई कि शरद तब तक बोलते हुए साइड में आ गया था और शरद ने मुस्कुराते हुए अपने बाजुओं को अपने इर्द गिर्द लपेट लिया और खुद से बोला, हद में तो तुम आओगी मेरे, वह दिन जरूर आएगा और जल्दी आएगा जब तुम मेरी होगी और तुम्हारी हर राह बस मुझसे जुड़ेगी। ना जाने क्यों जूही को तंग करके शरद को बहुत खुशी होती थी। वह उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, मगर
मगर जूही ने कभी भी इस बात की शिकायत अपने माता पिता से नहीं की थी। अब शरद को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उसने खुद को ड्राइवर शो करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। अगर वह अपने असली रूप में जूही से मिलता तो शायद जूही अब तक उसकी मोहब्बत बन चुकी होती। उसी दिन शाम को, आज मौसम बहुत खुशगवार है, जूही के मम्मी पापा डाइनिंग हॉल में शतरंज खेल रहे थे और वह पास में ही बैठी नावल पढ़ रही थी कि महेश जी ने देखा शरद यूं ही पौधों के पास घूम रहा है तो वह उठ करके बाहर चले गए और उसे इशारे से अंदर बुला लिया। शरद वहां आया तो जूही को वहीं बैठा देख करके खुशी हो गया और क्षण भर को उसके कदम वहीं रुक गए। महेश जी ने उसे रुकते देखा तो तुरंत टोक दिया, अरे अंदर आ जाओ, क्यों रुक गए? तब शरद उनके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। देखो शरद, मैं कैसे तुम्हारी आंटी को मात दे रहा हूँ, वह बड़े दोस्ताना लहजे में बोले। तो जूही ने नावल से सिर हटा करके देखा। जाइए, मुझे नहीं खेलना है आपके साथ, आप हर बार चीटिंग करते हैं, कहते हुए रमा जी उठ गई। लो भला ये क्या बात हुई, हारने लगी तो खेलना बंद कर दिया? इस तरह मैदान छोड़ करके जाने वाले को बुज़दिल होते हैं क्यों शरद? महेश जी ने शरद की ओर घूम करके कहा। उनकी बात पर वह केवल मुस्कुरा करके रह गया। अच्छा भाग्यवान, अब जा ही रही हो तो जरा 2 कप कॉफी भिजवा देना, मैं जरा शरद के साथ एक बाजी खेल लूं। महेश जी की बात पर दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे की ओर देखा। उधर शरद कह रहा था, लेकिन सर मुझे खेलना नहीं आता। अरे यार, ये कौन सा मुश्किल खेल है, तुम सामने तो बैठो, मैं तुम्हें 2 मिनट में सिखा दूंगा, अभी बहुत मन है खेलने का। उन्होंने शरद की बांह पकड़ करके प्यार से कहा तो वह बैठ गया और फिर दोनों पूरी तरह से मगन हो करके खेलने लगे। जूही देख रही थी कि वह बहुत अच्छे से खेल रहा था। इसका मतलब था कि उसने पहले झूठ कहा था कि उसे खेलना नहीं आता है। कुछ देर बाद महेश जी ने बेटी को पुकारा, जूही बेटा जाओ कॉफी लेकर के आओ और अपनी माँ को याद दिला दो कि वो अपनी दवाई जरूर खा लें। जी पापा जाती हूँ, कह करके जूही उठी और थोड़ी देर बाद कॉफी लेकर के आई और दोनों के करीब रख दिया। शरद ने कॉफी का मग उठाते हुए एक नजर उसे देखा। इधर माँ के गम में मीनल गुमसुम सी हो गई थी। उसे अपना कोई होश नहीं रहता था, ना ठीक से कुछ खाती थी और ना किसी से बोलती थी, बस कभी कभी जैसे अपने आप से ही बातें करती थी। जया जी उसे जबरदस्ती कुछ खिला देते थे। जया जी ने अपने बेटे को फोन करके समझा दिया था कि उन्हें आने में कुछ दिन लगेंगे। उन्होंने मीनल के पिता के चचेरे भाई को बुलवा लिया और फिर मोहल्ले वालों की मदद से सुधा जी का दाह संस्कार हुआ। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए भी मीनल की चाची इस सब में शामिल नहीं हुई। हाँ, चाची जी ने मीनल के लिए फिक्र जताई थी कि मीनल चाहे तो उनके साथ चल करके रह सकती है। तब जया जी ने कहा, भाई साहब आप मीनल की ओर से बिल्कुल बेफिक्र रहें, मीनल मेरी बेटी है, वो अपनी मासी के साथ रहेगी। और उनके ये कहने के बाद मीनल की चाची भी उससे मिलने आई थी। पहले शायद इसलिए नहीं आ रही थी कि कहीं उन्हें मीनल को अपने घर में न रखना पड़ जाए। जया जी ने अंत्येष्टि की सारी विधियां अपनी निगरानी में पूरी की और खुद ही मीनल की किताबें और उसके काम की चीजें पैक किया और घर का सारा सामान पैक करके घर को लॉक किया और फिर मीनल को साथ लेकर के चल दी। वह अच्छी तरह समझ रही थी कि मीनल यहाँ के माहौल से दूर जा करके ही संभल सकती है और ऐसे भी वह अपना घर छोड़ करके यहाँ कब तक रहती। विराज का घर आए भी 10 दिन हो गए थे। इधर शरद ने एक नजर जूही को देखा। स्काई ब्लू कलर के सिंपल से सूट में 2 पोनी बनाए हुए बहुत क्यूट और दिल में उतरने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उसके गालों पर उतरती लाली और अपने चेहरे पर आ रही जुल्फों को उंगलियों से पीछे करना शरद को पता दे रही थी कि उसका यूं तारीफी निगाहों से देखना जूही पर असर कर रहा है। काश जूही मैं तुम्हें अपने एहसास बता पाता, शरद ने मन में सोचा। अरे शरद तुम कहाँ खोए हो, अपनी चाल चलो यार। महेश जी ने कॉफी का घूंट भरते हुए उसे आवाज दी तो वह अपने ख्यालों से बाहर निकल आया और जूही अपने पिता की सादगी पर मुस्कुरा दी। शरद ने अपनी चाल चली और महेश जी जोर से बोले, अरे ये तो मैं मारा गया। और फिर जोर से हंस करके कहा, देखो जूही मैं हार गया, शरद ने मुझे मात दे दी। शाबाश शरद, कहते हुए महेश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह मुस्कुरा करके जूही की ओर देखने लगा। दोनों जोर शोर से शतरंज के बारे में बात कर रहे थे और जूही पिता की शरद के साथ ऐसी
बेतकल्लुफी पर मन ही मन खौल रही थी। ऐसा भी क्या है इस शरद में जो पापा को जरा सा भी ख्याल नहीं आता कि वह हमारा ड्राइवर है। आज तक किसी ने यूं ड्राइवर को अपने साथ बिठा करके खेल खेला है। यही सब सोचते हुए वह बाहर चली गई कि मम्मी से ही बात करती हूँ कि पापा को कुछ समझाएं। और अपनी माँ के पास पहुँच करके वह शुरू हो गई, मम्मी पता नहीं पापा को क्या हो गया है, उन्होंने इस शरद को कुछ ज्यादा ही सिर पर नहीं चढ़ा लिया है। उनका बस चले तो उसे सर्वेंट क्वार्टर से निकाल करके घर के अंदर ही ले आएं। इन्हीं सब बातों से तो नौकरों को सह मिलती है, आप भी बस उन्हें कुछ नहीं बोलती हैं। भगवान के लिए कुछ तो समझाइए, वह गुस्से में बोली। और आज रमा देवी को भी बेटी की बात सही महसूस हुई, इसलिए जैसे ही शरद गया वह पति के पास पहुंची। महेश जी टीवी पर समाचार देख रहे हैं। जब रमा देवी ने वहां प्रवेश किया, उन्होंने टीवी का रिमोट उठा करके आवाज कम कर दिया। तब महेश जी ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा। देश दुनिया की खबरों में इतना खोए रहेंगे तो मेरी बात आपको कहाँ सुनाई देगी। रमा देवी ने करीब बैठते हुए कहा, क्यों, क्या हो गया? मैंने कब तुम्हारी बात नहीं सुनी है? अच्छा तो जरा बताइए, आज तक किसी को देखा है यूं नौकरों के साथ इतना घुलते मिलते हुए? एक तो वह पहले से ही नवाब की तरह रहता है, अब आप उसे अपने बराबर बिठा करके खेल खिलवाने लगे हैं। पागल हो तुम, जहां अपनापन होता है वहां नौकर मालिक वाली बात आड़े नहीं आती है। और तुम्हें तो पता है उसका मुझ पर कितना एहसान है। महेश जी ने सुकून से कहा, बस बस बहुत हो गया, अब इतना ज्यादा भी उसे सिर पर मत चढ़ाइए कि बाद में मुश्किल हो। आज ये तुम कैसी अजीब सी बातें कर रही हो भाग्यवान, क्या हो गया है तुम्हें? तुम नहीं जानती वह बहुत बहादुर और सहृदय इंसान है। अभी कुछ दिन पहले हमारी फैक्ट्री में एक मजदूर का एक्सीडेंट हो गया था और शरद ने तुरंत उसे न केवल हॉस्पिटल पहुंचाया बल्कि उसे अपना खून भी दिया। और अभी पिछले दिनों हमारी दूसरी फैक्ट्री में मजदूर ने हड़ताल कर दिया था और जब मैं उन्हें शांत करवाने के लिए वहां गया तो किसी ने वहां मुझ पर फायरिंग की थी और शरद ने मुझे अपनी जान पर खेल करके बचाया था। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया भी नहीं? रमा देवी फायरिंग वाली बात से बहुत परेशान हो गई थी। मैं ये बात बता करके तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। सचमुच मुझे शरद के आने से बहुत। जूही उन दोनों की बातें दरवाजे पर खड़े होकर के सुन रही थी। वह अंदर आ करके अपने पिता के पास बैठी और बोली, पापा शरद की अच्छाई और काबिलियत की मैं भी कद्र करती हूँ, लेकिन मुझे उस पर कभी कभी शक होने लगता है। ये इंसान जैसा नजर आता है वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, तुम उसे शक की निगाह से देखना बंद करो, वह वाकई बहुत नेक इंसान है। पापा आप तो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते, क्या वह आपको बहुत पसंद है? जूही मुस्कुराई। इधर जया मीनल को अपनी हवेली लेकर के आ गई। यहाँ बहुत सारे नौकर काम करते थे। खाना बनाने से लेकर के घर का सामान लाने तक की सारी जिम्मेदारी नौकर के ही जिम्मे थी। जया जी सबकी गार्डिंग करती थे। हवेली में आए हुए आज दूसरा दिन था मीनल को, पर वह अभी तक विराज से नहीं मिली थी। जया जी ने उसे पूरी हवेली दिखाई थी, पर मीनल को अपने कमरे से जया जी के कमरे तक भी जाना होता तो वह परेशान हो जाती थी। बार बार वह रास्ता भूल जाती थी। तब सोचती थी इतनी बड़ी हवेली में रहना कितना मुश्किल है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना भी थका देता है। यहाँ कोई काम नहीं था, फिर भी इधर उधर जाने में भी वह थक जाती थी और बोर होती थी। सो अलग अभी दोपहर का खाना खाने के बाद वह लेट करके सोच रही थी, मैं ऐसे निराश नहीं हो सकती। शाम में मौसी से पूछूंगी मेरी किताबें कहाँ रखी हैं। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मुझे डॉक्टर बन करके माँ का सपना पूरा करना है। शाम के 4:30 बजे थे जब अपने मन को मजबूत करने के साथ ही वह उठी और रास्ता याद करते हुए मासी के कमरे की ओर चल दी। दाहिने गैलरी में तीसरा कमरा मासी का ही है। हाँ यही था। सोचते हुए वह तीसरे कमरे के पास पहुंची और दरवाजा खोलने के लिए हल्का सा धक्का दिया। धक्के के साथ ही कमरा खुल गया और इसके साथ ही अंदर मौजूद इंसान चौंक गया। वह अभी अभी नहा करके बाथरूम से बाहर निकला था और उसने बदन पर बस टॉवल लपेट रखा था। मीनल खुद को ऐसे सिचुएशन में देख करके हड़बड़ा गई और उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया। उसे ऐसे देख करके वह इंसान भी वापस बाथरूम में जा चुका था।
था। जब बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आई तब मीनल ने अपनी आंख खोली और सीधे अपने कमरे में जाने के लिए दौड़ लगा दी। इधर पापा आपको शायद शरद बहुत पसंद है, जूही ने मुस्कुरा करके पूछा। हाँ बेटा, पता नहीं क्या बात है, मुझे वह बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरा अपना बेटा शरद जैसा होता तो सचमुच मुझे बहुत फक्र होता उस पर। आज बरसों से दबी ख्वाहिश महेश जी की जुबान पर आ गई थी। जाइए पापा, मैं आपसे बात नहीं करती। आपने तो एक ड्राइवर को हमारी बराबरी पर खड़ा कर दिया। मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी कि आप मेरे अलावा किसी और को प्यार करें, जूही ने मुंह बिसोरते हुए कहा। तो महेश जी हंस दिए। बेटा, तुम तो हमारी आंख का तारा हो, आपकी जगह दुनिया का कोई शख्स नहीं ले सकता हमारे दिल में। उन्होंने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और फिर उसका मूड ठीक करने के लिए उसके कॉलेज की, उसकी सहेलियों की बातें करने लगे। जूही बहुत देर तक अपने पिता के पास बैठी रही और फिर उसे याद आया तो बोली, ओह पापा, मैं तो आपको अपना प्राइज दिखाना ही भूल गई। रुकिए, अभी लेकर के आती हूँ मैं। और फिर वह कॉलेज के फैंसी ड्रेस में जीती ट्रॉफी लेकर के आई तो महेश जी बहुत खुश हुए और पूछा, हाँ तो बेटा, कितने दिनों की छुट्टियां हैं तुम्हारे कॉलेज में? 15 दिनों की पापा, और मैं इन 15 दिनों में सचमुच बहुत बोर हो जाऊंगी। मैं सचमुच कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाना चाहता था बेटा, पर क्या करूं, इधर ऑफिस में भी कुछ मसरूफियत ज्यादा है। और उस दिन जो फायरिंग हुई थी उसकी भी तफ्तीश चल रही है, महेश जी ने डिटेल में बताया। कोई बात नहीं पापा, मैं समझती हूँ, आप इस बारे में मत सोचिए। अच्छा, मैं ट्रॉफी रख करके आती हूँ। ओके। हाँ बेटा, और जाते हुए अपनी माँ को यहाँ भेज देना, कुछ देर हमारे पास भी तो बैठे। ओ, महेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूही भी हंस दी। विक्रम को गए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था और उसकी कोई खबर नहीं थी। जूही को थोड़ी फिक्र हुई, पता नहीं वह क्यों नहीं आया। उसने उसके मैनेजर को कॉल किया तो उसने बताया कि विक्रम की अमेरिका ट्रिप 1 महीने के लिए और बढ़ गई है। ये विक्रम भी कितना अजीब है, जब यहाँ था तो कितनी प्यार भरी बातें करता था, दिन भर में 4 बार फोन किया करता था, और अमेरिका जा करके तो जैसे मुझे भूल ही गया है। वह सोचते हुए कॉरिडोर से गुजर रही थी कि सामने से शरद आ रहा था। उसके चेहरे की ताजगी बता रही थी कि वह अभी अभी नहा करके आया है। जूही अनजाने में ही उसे थोड़ी देर तक ताकती रह गई। आज वह बहुत अच्छा लग रहा था उसे। आखिर उसके पिता की हर खतरे में जान जो बचाई थी। क्या बात है, वह करीब आया तो जूही ने पूछा। शरद ने आंखें फैलाई, वह वाकई मुस्कुरा करके पूछ रही थी, आपका मूड काफी अच्छा लग रहा है। शरद, जरूरत की बात किया करो, मैं फालतू बातें करना पसंद नहीं करती। एकदम से उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। ओह, इतनी जल्दी मूड बदल गया। खैर, मैं ये कहने आया था कि सर को कह दो कि मैं घनश्याम दास की तरफ जा रहा हूँ। आज उन्होंने पेमेंट देने को वादा किया था, वह बोला और फिर जल्दी से बाहर निकल गया। तो क्या पापा कैश के मामले में भी शरद पर इतना भरोसा करने लगे हैं? वह सोचती हुई सी अपने कमरे में चली गई और बेड पर लेट करके विक्रम के बारे में सोचने लगी। मगर ना चाहते हुए भी विक्रम को सोचते हुए शरद का ख्याल जहन में आने लगा। वह झुंझला करके उठ बैठी और एक नावेल उठा करके देखने लगी। इधर मीनल कॉरिडोर में तेजी से जा रही थी, इसलिए सामने से आ रही जया जी उसकी नजर नहीं पड़ी। उन्होंने ही उसे रोक करके पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागी जा रही है? जी ओ मासी जी, आप, मैं तो आपके पास ही आ रही थी। चलो अच्छा किया, तू खुद से मेरे पास आ गई। मैं भी अभी तुम्हारे ही पास आने वाली थी। तुम्हारी किताबें और कुछ सामान वगैरह मेरे पास रखा है, तुम देख लेना। जी मासी, मैं भी यही कहना चाहते थे। अच्छा सोचा बेटा, कल मेरे कमरे में चलते हैं। वैसे अभी तो तुम्हारे कॉलेज में छुट्टियां चल रही हैं ना? जया जी ने चलते हुए बातें जारी रखी। जी मासी जी, 10 दिन की छुट्टी अभी बाकी है, फिर एग्जाम होंगे। अच्छा है, अभी तो विराज भी यहाँ आया हुआ है, तुझे गांव घुमा देगा, अपना फार्म हाउस, वहां जाकर के तुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तू अभी उससे मिली कि नहीं? क्या बात है मम्मी, आपने मुझे याद किया? दिनेश काका ने बताया मुझे। हाँ मेरे बच्चे थे, आजा बैठ, देख तो मेरे साथ कौन है। जानता हूँ मम्मी, ये मीनल है। 1 महीने से कम 100 बार मुझे बताया है इसके बारे में आपने, विराज ने मुस्कुरा करके कहा। अच्छा बेटे, तुझे एक काम सौंपना है। हाँ मम्मी बोलिए ना, विराज ने सोफे पर बैठते हुए कहा। तुझे मीनल को अपना फार्म हाउस घुमाना है, उसका मन बहल जाएगा। हाँ माँ जरूर। इधर वह यूं ही बैठी बोर हो रही थी
इसलिए अपनी माँ के कमरे में आई कि कुछ देर माँ के साथ बैठेगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। जब वह उनके कमरे में पहुंची तो वह पलंग पर बैठी हुई थी और जूही सामने देख करके चलती हुई डोरमेट्स में उलझ करके गिरने को हुई। जूही के मुंह से हल्की सी आह निकल गई, पर रमा देवी ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसने उन्हें आवाज दी, क्या बात है मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या सोच रही हैं आप? उसके बोलने पर रमा देवी ने गहरी सांस ली और जूही को देखने लगी। इतनी खूबसूरत और नाजों में पली बेटी जिसको आज तक कभी कोई दुख नहीं होने दिया, कैसे एक शराबी जुआरी के पल्ले बांध दूं? रमा देवी को अपने आप में ही गुम देख करके जूही उनके पास आ गई और उनकी गोद में सिर रख करके लेटते हुए पूछा, क्या सोच रही हैं माँ? मैंने आवाज दी, वो भी आपने नहीं सुना? रमा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे प्यार से देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। जूही ने देखा तो घबरा करके उठ गई और उनके कंधे पर हाथ रख करके पूछने लगी, क्या बात है माँ? पापा तो ठीक है ना? कुछ तो बोलिए आप, मेरा दिल डर रहा है। क्या बताऊं मेरी बच्ची, तू सुनेगी तो क्या सोचेगी? हमारे गलत फैसलों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। माँ की बात सुन करके एक लम्हे को जूही चकरा गई। मम्मी आखिर कुछ तो बताइए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जूही को लग रहा था कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। रमा देवी ने कहा, बेटा तुम जब छोटे थे हम गांव में रहते थे। तुम्हारे पिता और जगन्नाथ जी बहुत अच्छे दोस्त थे। जब तेरा जन्म हुआ था तुम बहुत प्यारी सी थी और जगन्नाथ जी का बेटा रोहन तब 2 साल का था। तुम्हारे पिता और जगन्नाथ जी ने अपनी दोस्ती मजबूत करने के लिए दोनों बच्चों की शादी तय कर दी थी। रोहन देखने में बहुत अच्छा था और परिवार भी बहुत अच्छा है। फिर वह शहर में रह करके पढ़ाई कर रहा था, इसलिए हम तुम्हारे भविष्य के लिए निश्चिंत थे। पर अभी कुछ दिन पहले ही हमें पता चला कि रोहन की संगत अच्छी नहीं है। वह बहुत सारा पैसा जुए में हार चुका है और शराब और लड़कियों की भी लत है उसे। रमा देवी ने नजरें झुका करके कहा, लेकिन माँ इतना सोचने की क्या जरूरत है? शादी केवल तय हुई है, हुई तो नहीं है। आप मना कर दीजिए। इतना आसान नहीं है बेटा। तुम्हारे पिता के बिजनेस में लगभग सारा पैसा जगन्नाथ जी का लगा है। तुम्हारे पिता किस्तों में वह पैसा चुका रहे हैं। फिर जगन्नाथ जी और उनकी पत्नी का कहना है कि शादी के बाद वह सुधर जाएगा और वैसे भी बड़े लोग थोड़ा पी लेते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। और तो और उनका कहना है कि शहरों में लड़के लड़कियों की दोस्ती आम होती है। वे लोग अपने बेटे की हरकतों पर पर्दा डाल करके हमसे रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं। रमा देवी ने आंखों में आंसू भर करके भरे गले से अपनी बात पूरी की और जूही गुस्से से कांपने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी? आज तक मेरी पसंद जाने बिना कोई मामूली चीज भी नहीं खरीदी आपने और पापा ने, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला यूं खेल खेल में कर दिया। जूही ने माँ को झकझोरते हुए पूछा, बताएं ना माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? आज उसका दिल टूटा था। वह जो अपने आप को बहुत ऊंची समझते थे, यूं लगा जैसे आसमान की ऊंचाइयों से उसे किसी ने नीचे गिरा दिया हो। उसे अपने आसपास की सारी चीजें घूमती सी महसूस हो रही थी। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और फिर एक ओर गिर गई। रमा देवी ने उसे ऐसे देखा तो उसे हिला करके उठाने की कोशिश की, परंतु जब उसे होश नहीं आया तो चिल्ला करके नौकर को पानी लाने के लिए कहा। उन्होंने जूही के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसका गाल थपथपाया, पर उसे होश में लाने के लिए आवाज दी, पर वह तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। रमा देवी ने जल्दी से अपने पति और फैमिली डॉक्टर को फोन किया। थोड़ी देर में ही महेश जी और डॉक्टर साहब दोनों आ गए। जब तक डॉक्टर ने जूही को चेक किया, महेश जी कमरे के बाहर की चहलकदमी कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर साहब बाहर निकले, उन्होंने बेताबी से पूछा, अब कैसी है मेरी बेटी? आपकी बेटी के दिमाग पर असर पड़ा है। ऐसी हालत में कभी कभी दिमाग की नस फटने का भी अंदेशा होता है, डॉक्टर ने बताया। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। रमा देवी तड़प गई। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हम तो बस माध्यम हैं, सब कुछ उनके ही हाथ में है। डॉक्टर ने जूही को इंजेक्शन लगाते हुए कहा, वैसे क्या आप मुझे बच्ची की बेहोशी की वजह बता सकते हैं? क्या बताऊं डॉक्टर, कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि खुद मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता है।
देखिए महेश जी, घबराने से किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता है। आप मेरे दोस्त भी हैं और मैं आपका फैमिली डॉक्टर भी हूँ। जूही बिटिया की हालत देख करके मुझे लगता है कि सारी बातें मुझे मालूम होनी चाहिए। महेश जी ने एक आंख भरते हुए डॉक्टर की ओर देखा और फिर धीरे धीरे सारी बातें बता दी। अब आप ही बताइए डॉक्टर, मैं खुद बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। ये तो वाकई बहुत बड़ी परेशानी की बात है। ऐसे जानते बूझते कोई भी अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। आपको कुछ तो उपाय सोचना ही पड़ेगा। डॉक्टर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही है। अगर इनकार करता हूँ तो इतनी मेहनत से खड़ा किया गया सब तबाह बर्बाद हो जाएगा, और अगर इकरार करता हूं तो अपनी नाजों पली बेटी का भविष्य बर्बाद होगा। इधर विराज ने जया जी से बातें करते हुए एक नजर मीनल को ओर देखा। मीनल की निगाहें झुकी हुई थी। विराज को समझ आ गया था कि वह थोड़ी देर पहले कमरे में हमारे उस तरह मिलने की वजह से शर्मा रही है। वह भी ओंठों ही ओंठों में मुस्कुरा दिए और कहा, माँ अभी मैं चलता हूँ, कुछ काम है। और फिर अचानक से मीनल की ओर घूम करके बोला, सुबह 7 बजे तैयार रहिएगा, फार्म हाउस चलना है। कह करके वह रुका नहीं, चलता चला गया। मीनल उसके साथ अकेले जाने का सोच करके जया जी से बोली, मासी आप नहीं चलेंगी? बेटा मैं भी चलती तुम दोनों के साथ, पर क्या करूं, इतने दिन से यहाँ नहीं थी तो पूरी हवेली अस्त व्यस्त हो चुकी है। तुम फिक्र मत करो, विराज बहुत केयरिंग है। तभी दिनेश काका आ गए और जया जी को बताया, मालकिन मोहल्ले से कुछ औरतें आई हैं, कुछ चंदा वगैरह चाहती हैं। ठीक है उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ, कह करके वो उठ गई। इधर जूही को पूरे 24 घंटे के बाद होश आया था और वह बहुत कमजोर सी लग रही थी। वह किसी से कुछ बोल भी नहीं रही थी। उसकी हालत देख करके महेश जी को बहुत परेशानी हुई। जगन्नाथ जी ने 1 हफ्ते बाद शहर आने की बात की थी और कहा था कि आते ही जूही और रोहन की सगाई की रस्म कर देंगे। हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। ये सुनकर के महेश जी और भी परेशान हो गए थे। डॉक्टर ने उन्हें एक हल बताया था, मगर उसमें भी बहुत रिस्क था। बेटी की जिंदगी का सवाल था। वह अच्छी तरह समझते थे कि कोई भी गलती उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आखिर ऐसा कोई इंसान मिलेगा कहाँ जो कुछ समय के लिए शादी करे और फिर बिना जूही को नुकसान पहुंचाए उसे छोड़ दे। महेश जी सोचते हुए कमरे में चहलकदमी कर रहे थे और रमा देवी नजरें झुकाए वहीं फर्श पर बैठी थी। भाग्यवान, ऐसा कोई इंसान कहाँ मिलेगा जो ये काम करे, क्योंकि इतनी जल्दी कोई अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है जिससे जूही की शादी ही कर दूं। महेश जी पत्नी से मुखातिब हुए, आप इस बारे में मत सोचिए, ये तो खुद खतरे में फंसने वाली बात है। अगर हमने ऐसा किया और बाद में हमारी बेटी और भी मुश्किल स्थिति में फंस गई तो? नहीं नहीं, मुझे ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा है कोई अच्छा लड़का देख करके हम अपनी बेटी की शादी ही कर दें। इतनी जल्दी ऐसा होना नामुमकिन है। 1 हफ्ते में कोई लड़का मिल भी जाए, पर इतनी जल्दी शादी के लिए कोई लड़के वाले तैयार नहीं होंगे। तभी एक नौकर आया और उसने शरद के आने की खबर दी, तो महेश जी ने उसे अंदर आने के लिए कहा। शरद अंदर आया तो रमा देवी की सूजी आंखें और महेश जी के उदास चेहरे को देख करके परेशान हो गया। उसे पता चला था कि जूही की तबीयत खराब है, इसलिए वह यहाँ आया था, और जब यहाँ का माहौल देख करके उसका दिल धक से रह गया। सर सब ठीक तो है? उसने धीरे से पूछा तो दोनों ने उसे चौंक करके देखा। जब काफी देर तक उन्होंने अपनी नजरें नहीं हटाई तो वह थोड़ा घबरा गया। सर मैं ये फाइल लाया हूँ। तब महेश जी ने कहा, अंदर आओ। कैसी फाइल है? जी मैनेजर साहब ने दी है, इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए। शरद ने फाइल बढ़ाते हुए कहा। महेश जी ने शरद के हाथ से फाइल ले ली और सोफे पर बैठ गए। तब रमा देवी वहां से चली गई। सर एक बात पूछूं? उसने हिम्मत जमा करके कहा। पूछो, महेश जी ने आहिस्ता से कहा। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मानता हूँ छोटा मुंह बड़ी बात है, पर क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? वह थोड़े संकोच के साथ बोला। वह सिर झुकाए कुछ देर तक सोचने लगे और फिर उनके होंठों पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, शरद तुमने हमेशा मेरी मदद की है और मैं तुम जैसे बहादुर और अच्छे इंसान की दिल से कद्र करता हूँ। आज कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि तुम सुनोगे तो भी तुम भी परेशान हो जाओगे। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अगर हाँ तो आप एक बार कह करके तो देखें। अगर मैं आपकी कोई भी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। सर आप कह करके तो देखिए, शरद ने फिर कहा। शरद
मामला बहुत उलझा हुआ है और पूरी तरह पर्सनल भी है, पर मैं तुम्हें साफ साफ बताऊंगा। फर्ज करो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहुत कीमती चीज तुम्हारे हवाले करूं और फिर बिल्कुल पहले की तरह मांगूं, तो क्या तुम मुझे वैसे ही वापस कर दोगे जैसे ली थी? सर, मेरे माता पिता का साया भले ही मुझ पर से उठ गया है, लेकिन उनके दिए संस्कार आज भी मेरी नसों में बहता है। मैं अपनी बात का पक्का हूं और आपसे वादा करता हूं कि आपकी अमानत मैं वैसे ही आपको वापस दूंगा। पहले तो महेश जी के सवाल पर शरद को बहुत हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने सीधा जवाब दिया, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी शरद, तुमने मेरे सिर पर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया, भगवान तुम्हें खुश रखें। महेश जी ने उसके कंधे पर हाथ रख करके कहा और फिर उसे अपने पास बिठा करके सारी बातें बताते चले गए। शरद तो उनकी बात सुन करके बिल्कुल चौंक गया। उसने अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि जूही उसे देख करके फिर छीन ली जाए। वह सोच में पड़ गया, क्या जवाब दे, वह वादा भी कर चुका था। देखो बेटा, बहुत सोच समझ करके जवाब देना, मैंने तुम पर बहुत विश्वास करके ये बात बताई है। महेश जी की आवाज उसके दिल तक पहुंच रही थी। उसने सोचा, अगर भगवान जूही को कुछ समय के लिए मेरी जिंदगी में ला रहे हैं तो हो सकता है उन्हें मुझ पर तरस आ जाए और वो हमेशा के लिए जूही को मेरी बना दें। शरद, शायद भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, उसने मन ही मन में खुद से कहा। उसने सिर उठा करके महेश जी को देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। आखिर कुछ भी सही, जूही उसकी पत्नी तो होगी। ओ शरद, तुम इंसान के रूप में कोई फरिश्ता हो, महेश जी ने खुशी से कहा। सर, मैं इंसान हूँ और मुझे इंसान ही रहने दीजिए। हाँ, एक बात तय है, मैं आपकी बात का मान रखूंगा। कह करके वह उठ गया और अपने दिल के शोर को संभालता हुआ अपने कमरे में आ गया। इधर मीनल नहा करके बाल सुलझा रही थी जब जया जी ने उसे नाश्ते के लिए बुलावा भेजा। फिर मीनल ने जया जी और विराज जी के साथ नाश्ता किया। उसके बाद दोनों कार से फार्म हाउस जाने के लिए निकल गए। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और विराज मीनल के साथ पीछे बैठा था। वह रास्ते में पड़ने वाले मंदिर, अपने पुराने स्कूल, गांव में स्थित पुराना किला, एक एक चीज दिखा रहा था। मीनल ने देखा कि ये गांव बहुत विकासशील है और यहाँ के लोगों का रहन सहन भी अच्छा है। हाँ, यहाँ शहरों की अपेक्षा शांति का माहौल है। फार्म हाउस हवेली से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर था, पर बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। बाहर से फार्म हाउस बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अमूमन होता है, पर अंदर से बहुत बड़ा होने के साथ ही बहुत खूबसूरती से बना था। अंदर एक टेनिस कोर्ट बना था और एक अस्तबल भी था जिसमें बहुत अच्छी नस्ल का एक सफेद घोड़ा था। एक ओर बहुत सारे फूलों के पौधे लगे थे तो एक ओर मखमली दूब की चादर सी बिछी थी। मीनल ये सब देख करके हैरान हो रही थी। वो विराज हंसा, उसका हाथ पकड़ करके एक ओर ले जाने लगा। मीनल ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो विराज ने हंसते हुए उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, चलो अब ठीक है। मीनल ने अपनी नजरें झुका करके सिर हिला दिया, अब चलो मेरे पीछे आओ। मीनल विराज के पीछे चल दी और सामने का दृश्य देख करके खुशी से खिल गई। सामने मोर का जोड़ा बड़ी आजादी से घूम रहा था। विराज थोड़ा पीछे ही रुक गया था। मैं इन्हें आगे जा करके देख सकती हूँ, नहीं ये अजनबियों से घबराते हैं और हम दोनों ही इनके लिए अजनबी हैं। अभी जब ये अहाते में चले जाएंगे तब हम आगे जा करके देख सकते हैं, पर हाँ, आप चाहें तो हिरण देख सकती हैं। कहाँ? वो उस तरफ। उसने उंगली से इशारा किया। मीनल ने उस ओर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने सवालिया निगाहों से विराज को देखा तो वहां शरारत नाच रही थी। मीनल भी उसे देख करके हंसी। हाँ, चलो देखने चलें। फिर दोनों टहलते हुए इधर उधर घूमते रहे और फिर थक करके घास की चादर पर बैठ गए। आपका फार्म हाउस तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मोर तो बहुत प्यारे हैं, है ना? पता है, बचपन में मैं पापा के साथ चिड़ियाघर देखने गया था और उसके बाद मोर के लिए इतनी ज्यादा जिद की कि उन्होंने मेरे लिए खरीद दिया। तब से ये हमारे फार्म हाउस की शान है। जब कोई हमारे यहाँ आता है तो यहाँ का माहौल देख करके बहुत खुश होता है। वाकई बहुत खूबसूरत है आपका फार्म हाउस। यहाँ का रखरखाव भी बहुत अच्छा है। फूलों के पौधे, घोड़े, सब कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें टेनिस खेलना आता है? नहीं? ओह, मेरा मन था अभी एक गेम खेलने का। खैर छोड़ो, चेस खेलती हो?
हाँ बहुत अच्छे से, थैंक गॉड। चलो खेलते हैं, मैं भी तो देखूं मुझे हरा सकती हो या नहीं। हालांकि दिल तो मेरा तुमने जीत ही लिया है। आखिरी बात विराज ने अपने ओंठों से नहीं निकाली, उसके मन में ही थी। और मीनल उठ करके कह रही थी चलो चलते हैं। फिर दोनों उस ओर आ गए जहां टीन सेट के नीचे टेबल और 2 चेयर लगी थी। दोनों आमने सामने वाली चेयर पर बैठ गए। तब एक नौकर 2 जूस की केन और चेस बोर्ड ला करके रख दिया। इधर शरद अपने कमरे में पहुंचा तो उसके दूसरे मोबाइल पर गिरीश के 4 मिस्ड कॉल आए हुए थे। उसने जल्दी से उसे कॉल बैक किया। हाँ गिरीश बोलो। सर एक आदमी मिला है, उसने तस्वीर पहचान कर शिनाख्त की है। उसने बताया है कि इससे मिलती जुलती लड़की देखी है उसने। मगर क्या गिरीश, मुझे पूरी बात बताओ। जी वह जगह बदनाम है, कोठा है जहाँ। गिरीश वह कोई भी जगह हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे अपनी बहन सही सलामत चाहिए। जी सर मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने उस आदमी को अपने पास बिठा रखा है। आप आइए फिर हम उसके साथ चलेंगे। ओके मैं अभी आता हूँ। महेश जी से बात करके शरद चला गया। जब उन्होंने रमा जी को सारी बातें बताई लेकिन वह सुनते ही उखड़ गई। ऐसा सोचने से पहले आपने एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा? क्या हो गया है आपको? जूही इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। उसे तो पहले ही शरद पसंद नहीं है, फिर एक ड्राइवर से शादी के लिए वह कभी तैयार नहीं होगी। तुम उससे बात करके तो देखो, ऐसे भी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। महेश जी के लहजे में बेबसी झलक रही थी। उधर जूही छत पर विक्रम को फोन लगा रही थी ताकि उसे सारे हालात बता दे और इंडिया वापस आने के लिए कहे, पर बहुत बार कोशिश करने के बावजूद फोन नहीं मिला। अब क्या होगा, इस सवाल ने उसके अंतर मन में शोर मचा रखा था। वह चाहती थी एक बार विक्रम यहाँ आ जाए, फिर शान से अपने पिता से मिला करके कहे कि मैं विक्रम से शादी करना चाहती हूँ, पर उसका तो कोई पता ही नहीं था। वह मायूसी में डूबी बैठी हुई थी जब रमा जी उसके पास आई। बेटा तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रही थी। चलो बेटा नीचे आराम कर लो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। माँ ने प्यार से जूही के सर पर हाथ रखते हुए कहा। माँ की बात सुन करके उसने बेबस नजरों से उन्हें देखा। नीचे चलो बेटा, माँ ने प्यार से उसका हाथ थाम करके कहा तो जूही की आंखों से आंसू बहने लगे। यूं रोते नहीं है बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रमा देवी ने उसके आंसू पोंछते हुए समझाया। ऐसे ही अजीब से माहौल में 2 दिन गुजर गए। जूही ज्यादातर अपने कमरे में ही खाना खाती। इधर वह महसूस कर रही थी कि मम्मी पापा कुछ शांत से लग रहे हैं। कभी वह सोचती कि शायद सब कुछ ठीक हो गया हो, पर फिर अगले ही पल लगता कि कहीं कोई तूफान तो नहीं आने वाला है और ये तूफान से पहले की शांति हो। इधर विराज और मीनल चेस खेल रहे थे और साथ में कोक टिन और चिप्स का लुत्फ उठा रहे थे कि विराज के मोबाइल पर किसी का फोन आया। उसने फोन उठाया। हेलो, हाँ कृष्णा, कैसे फोन किया? दूसरी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। क्यों, क्या ऐसे फोन नहीं कर सकती मैं? ओके यार कर सकती हो, पर अभी मैं जरा बिजी हूँ, बस इसलिए कहा। अच्छा बाद में बात करते हैं, ओके। और कह करके विराज ने फोन काट दिया। अरे आपको अपनी दोस्त से बात कर लेनी चाहिए थी, ऐसे भी हम तो सुबह से ही फ्री ही हैं। हाँ तो क्या हुआ, हम फ्री बैठे हैं ये बात हमें पता है, तृष्णा को तो नहीं। अच्छा, और ये झूठ बोलने की वजह जान सकती हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो वैसे लड़कों को तो लड़कियों की दोस्ती पसंद ही आती है अक्सर। मीनल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे ये तृष्णा पूरी चिपकू किस्म की है, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा जी, फिर कैसी लड़की पसंद है आपको? मीनल ने यूं ही पूछ लिया और फिर अपनी नजरें झुका ली। वह अपने निचले ओंठ अपने दांतों से कुचलते हुए अपनी झेप मिटाने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि जल्दबाजी में गलत सवाल पूछ लिया था उसने। थोड़ी शर्मीली सी, कम बोलने वाली, कोई ऐसी जिसे देख करके वक्त रुकता सा लगे, जिसके साथ वक्त गुजारने का एहसास ना हो। और
छोड़ो फिर कभी बताऊंगा। विराज ने अपने बालों में बेवजह उंगलियां फेरते हुए कहा, पर उसकी निगाहें मीनल को पहलू बदलता हुआ भी देख रही थी। विराज मुस्कुरा दिया और बोला, ओह चलो अपना गेम पूरा करते हैं। विराज के ऐसा बोलने से मीनल ने अपना ध्यान अपने गेम की ओर लगाया और घोड़े के ढाई घर की चाल से विराज के मंत्री को घेर लिया। वाह अच्छा खेलती हो, विराज ने खुले दिल से तारीफ की। तारीफ बाद में कीजिएगा, पहले अपनी चाल पर ध्यान दीजिए, नहीं तो मात हो जाएगी। होने दो, अब दिल हार चुका हूँ, फिर खेल में हार का क्या अफसोस। विराज ने थोड़ा शोक होते हुए मीनल की आंखों में देखा। लगता है आपको खेलना नहीं है, चलिए घर चलते हैं। वैसे भी दोपहर हो गई है, मासी भी इंतजार कर रही होंगी। तुम्हें मेरे साथ डर तो नहीं लग रहा है? नहीं तो, पर ऐसा क्यों कह रही हैं आप? पर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, तुम थोड़ा चुप चुप सी हो और अब इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो, बस इसलिए पूछा। नहीं, डरने की क्या बात है, आप मासी के बेटे हो, भरोसा है आप पर, इसलिए तो इतनी दूर आपके साथ आ गई। और इंसान को पहचानने में मेरा दिल भी मेरी मदद करता है। वाह, ये बात बोल करके तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। इधर जूही आने वाले वक्त का सोच करके परेशान हो रही थी। वह यूं ही लेटी थी जब रमा देवी उसके पास आई। अब कैसी तबीयत है बेटा? वह उसके पास पलंग पर बैठते हुए बोली। मम्मी, तो क्या आप एक ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी कर देंगी जिसका भविष्य अंधेरे में हो? उसने अपने मन का सवाल पूछ लिया। अरे नहीं मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है भला? भगवान मुश्किल देते हैं तो उससे निकलने का रास्ता भी जरूर भेज देते हैं। अब तुम परेशान मत हो। क्यों, अब क्या हुआ? देखो बेटा, तुम्हारे पापा के दोस्त 4 दिन बाद आने वाले हैं, इसलिए हमने ऐसा हल सोचा है कि वो लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। हम उनके आने से पहले ही तुम्हारी शादी कर देंगे और कहेंगे कि तुमने हमें बताए बगैर लव मैरिज कर ली, इसलिए हम मजबूर हैं। अब कौन सा प्लान सोचा है आपने? मम्मी, क्या मैं आप पर इतनी बड़ी बोझ हूँ कि किसी से भी मेरी शादी कर देंगे? बोलते हुए जूही की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। देखो बेटा, यूं रोने से कोई फायदा नहीं होगा, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने और तुम्हारे पापा ने बहुत सोच समझ करके एक फैसला किया है, बस तुम्हें कुछ दिन सहन करना होगा। मम्मी, आप पहेलियां मत बुझाइए, जो कहना है साफ साफ कहिए, उसने अपनी आंखों को हथेली से रगड़ते हुए कहा। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे पापा कितने परेशान हैं मैं बता नहीं सकती। अगर डॉक्टर ने ये राह ना सुझाई होती तो जाने उनका क्या हाल होता। हम तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं कर सकते हैं। आखिर तुम ही तो हमारी सब कुछ हो, हमारी जान बसती है तुम में। रमा देवी आहिस्ता आहिस्ता मेन बात पर आ रही थी। मम्मी प्लीज, जो कुछ आपके दिल में है सीधे सीधे कहिए ना, वह बेबसी से बोली। मम्मी, आप सीधे सीधे बताइए। फिर रमा देवी ने उसे पूरी बात बताई। उनकी बात सुन करके उसे दुख के साथ बहुत गुस्सा आया। उसने पथराई आंखों से अपनी माँ को देखा। रमा देवी उसे ऐसे देख करके लरज गई। मेरी बच्ची, ये सब बहुत मजबूर हो करके सोचा है हमने। उन्होंने उसे गले लगा लिया और उसके साथ खुद भी रोने लगी। लेकिन रोती हुई जूही जब नहीं संभली तो उन्होंने पति को आवाज लगाई। महेश जी ने बेटी की ऐसी हालत देखी तो उसके पास बैठे उसे जमाने की ऊंच नीच समझाने के साथ ये भी समझाने की कोशिश की कि बस कुछ दिनों के लिए शरद के साथ रहना है। शरद एक अच्छा और काबिल इंसान है, वह तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा, उसने मुझसे वादा किया है, महेश जी ने कहा। उनकी बात सुन करके वह अजीब नजरों से उन्हें देखने लगी। फिर कहा, पापा, मुझे आज समझ आया कि इस घर में मेरी क्या अहमियत है। बोलते हुए उसकी आवाज भर्रा गई थी। ऐसा मत कहो बेटा, तुम नहीं जानती हो कि ये सब करते हुए हमारा दिल कितना रो रहा है, रमा देवी ने कहा। मगर मम्मी, इससे अच्छा तो यही होता आप मेरी शादी रोहन से ही करवा देती, उसने रोते हुए कहा। ऐसा मत सोचो बेटा, ये पूरी जिंदगी का सवाल है, कोई एक दिन की बात नहीं है, महेश जी ने कहा। लेकिन पापा, आप सोचिए तो सही, शरद के साथ शादी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। वह तकिए में मुंह छुपा करके रोने लगी। तब दोनों ने उसे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देना सही समझा। जब जूही को लगा कि उसके पास कोई नहीं है
और वह बिल्कुल अकेली है तो वह पलंग पर ही सिर टिका करके रोने लगी। काश विक्रम तुम आ जाते तो जिंदगी के इस मुश्किल दौर में मुझे यूं हार का सामना ना करना पड़ता। आज उसका दिल शिद्दत से विक्रम को याद कर रहा था, मगर उसे तो ठीक से ये तक नहीं पता था कि वह कहाँ है। वह रोते रोते थक गई थी और सूजी आंखों से खिड़की के बाहर देख रही थी। गुलाब की क्यारियों में गुलाब मुस्कुरा रहा था, हवाओं में हल्की सी ठंडक मौजूद थी, फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी, पंछियों की आवाज फिजा में गूंज रही थी। सब कुछ वैसा ही था, पर उसकी जिंदगी के हालात बदलने वाले थे। वह सोचती हुई सिलान की ओर चल दी। इधर मीनल और विराज बातें कर रहे थे, पर जहां विराज के मन में मीनल के लिए जगह बन रही थी, वहीं मीनल के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसके मन में कहीं ये बात दबी हुई थी कि जया मासी के उपकारों को वह कभी नहीं चुका सकेगी। सचमुच तुम मुझ पर भरोसा करती हो, ये सोच करके मुझे बहुत अच्छा लगा। राज ने अपनी चाल चली और खुशदिली से मीनल की ओर देखा, पर मीनल उसकी बात सुन करके अपनी सोच में गुम हो गई थी। विराज ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई। किस सोच में डूबी हो मैडम? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम सोच की गहराई में डूब जाओ। अब घर चलें? मीनल ने जैसे अपनी सोच से फरहर पाने को कहा। एज यू विश, पर तुम तो जीत रही हो। सोच लो, विराज को हराने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। जिसकी किस्मत ने ही उसे हरा दिया हो, वो किसी को क्या हराएगी। मीनल ने अपने मन में सोचा और प्रत्युत्तर में हौले से हंस दी। तभी विराज के मोबाइल पर जया जी का फोन आया, जो पूछ रही थी, खाने का वक्त हो रहा है, घर कब आओगे? विराज ने मोबाइल को स्पीकर पर डाल दिया और मीनल ने कहा कि बस मासी, हम आ ही रहे हैं। घर आकर के तीनों ने साथ में खाना खाया और मीनल खुशी खुशी फार्म हाउस की तारीफ करने में लगी थी और विराज की नजर उसके मासूम से चेहरे पर थी। उसे याद आया जब कुछ समय पहले उसकी बुआ की ननद की बेटी परिधि आई थी और हर वक्त विराज से बात करने का बहाना ढूंढती थी। ऐसा नहीं था कि वह खूबसूरत नहीं थी, बल्कि मीनल से भी कहीं अधिक खूबसूरत थी वह। पर वह जितनी कोशिश करती थी विराज के पास आने की, वह उतना ही उससे दूर रहता था। परिधि 15 दिन रही। विराज की दादी जी चाहती थी कि परिधि और विराज का रिश्ता तय कर दें। इस रिश्ते से विराज की बुआ जी को उनके ससुराल में सम्मान बढ़ता, पर विराज ने परिधि को नो लिफ्ट करा दिया, जिससे परिधि ने स्वयं ही शादी के लिए मना कर दिया। और आज वही विराज मीनल के प्रति झुकाव महसूस कर रहा था। खाने के बाद मीनल अपने कमरे में आकर के पुस्तकों में घुस गई। उसने अपने मन में तय कर लिया था, उसे अच्छे मार्क्स ला करके स्कॉलरशिप लेनी है, ताकि उसके डॉक्टर बनने की राह थोड़ी सी आसान हो जाए। इधर जूही यूं ही लान में घूम रही थी। जब शाम का धुंधलका फैलने लगा, तब वह घर के अंदर जाने के लिए मुड़ी कि अचानक से वह सामने आ गया। वह उसके बिल्कुल करीब आ गया था। ना चाहते हुए भी जूही की नजर शरद के चेहरे पर पड़ गई। उसके होंठों पर जानदार मुस्कुराहट खिल रही थी, साथ ही आंखों में एक अजीब सा एहसास नजर आ रहा था, अपनी मनपसंद चीज पा लेने का एहसास। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रह गए। जूही ने कुछ कहने के लिए ओंठ खोले, मगर फिर जाने क्या सोच करके खुद को संभाल लिया और तेजी से चल करके घर के अंदर चली गई। कुछ देर तक शरद उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर उसके ओंठों पर मुस्कान आ गई। फिर अगले दिन दोनों की मंदिर में शादी हो जाती है, जहां महेश जी, रमा देवी और डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं। साथ ही शरद से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा करके जूही को दे दिया जाता है। दूसरे दिन जगन्नाथ जी अपनी फैमिली के साथ आते हैं। उनके सामने महेश जी शरद को एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में मिलवाते हैं। तब जूही मन में तंज भरी हंसी हंसती है कि जब इन लोगों को शरद की असलियत पता चलेगी तब पापा क्या करेंगे। और जूही के मन का डर सत्य साबित हो गया जब जगन्नाथ जी ने कहा, अच्छा किया यार, बच्चों ने लव मैरिज कर ली तो तूने उनका रिश्ता कबूल कर लिया, पर अब जब शादी हो ही गई है तो रिसेप्शन पार्टी तो बनती है। और मुझे लगता है मिस्टर शरद को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए।
भाई जब परिवार वालों का आशीर्वाद मिल ही गया है तो सोसाइटी वालों को भी पता चलना चाहिए, क्यों शरद? जगन्नाथ जी ने सीधे शरद को देख करके सवाल किया जब सब एक साथ बैठ करके रात के खाने का आनंद ले रहे थे। जगन्नाथ जी ने सीधे शरद से सवाल किया तो महेश जी थोड़ी देर के लिए घबरा गए। उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। रमा देवी तो और भी ज्यादा परेशान नजर आने लगी थी कि कहीं जगन्नाथ जी के सामने सारी बातें खुल गई तो क्या होगा। पर शरद ने बहुत आराम से जगन्नाथ जी की नजरों से नजरें मिलाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल अंकल, मैंने रिसेप्शन पार्टी के लिए हॉल बुक कर लिया है। हालांकि इतनी जल्दी में थोड़ी मुश्किल हुई, पर हमारे मैनेजर ने सब सॉल्व कर दिया है। आपसे निवेदन है आप कल हमारी रिसेप्शन पार्टी में शामिल होइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों जूही? उसने जूही को अपनी बातों में शामिल करने की गरज से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जूही तो इतनी देर से उसे बड़े कॉन्फिडेंट से बातें करते हुए देख रही थी। अचानक पूछे जाने से कुछ समझ नहीं सकी कि क्या जवाब दें, लेकिन फिर शरद ने उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, मेरी जूही मेरी हर बात में मेरे साथ है, तो ऐसा समझिए हम दोनों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शरद ने जगन्नाथ जी की आंखों में देखते हुए कहा। फिर महेश जी ने भी जगन्नाथ जी को कल के रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। यार अब जब यहाँ आ ही गए हो तो बच्चों की खुशी में शामिल हो जाओ, हम सबको अच्छा लगेगा। सबके कहने पर जगन्नाथ जी रुक गए और वैसे भी वे स्वयं भी देखना चाहते थे कि इतनी जल्दी क्या इंतजाम किया होगा कि कहीं मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा है। और फिर अगले दिन बहुत बड़े होटल में रिसेप्शन पार्टी के लिए हॉल बुक था। इतनी जल्दी इतना बड़ा इंतजाम देख करके सब आश्चर्य कर रहे थे और जूही तो सबसे ज्यादा हैरान थी। ना चाहते हुए भी माँ के कहने पर वह शरद के साथ खड़ी होकर के मुस्कुराते हुए सबका स्वागत कर रही थी और गिफ्ट वसूल कर रही थी। पार्टी में जूही के पिता के जानने वाले लगभग सभी लोग और ऑफिस के वर्कर शामिल थे। बहुत अच्छे माहौल में पार्टी हुई और अगले दिन जगन्नाथ जी अपने परिवार के साथ गांव लौट गए। इस पार्टी में शहर के बड़े लोग और महेश जी के सभी जानने वाले आए थे और शरद और जूही की जोड़ी को अपना आशीर्वाद भी दे रहे थे। देखा जाए तो अब सब कुछ ठीक लग रहा था, पर जूही की जिंदगी एक दोराहे पर आकर के खड़ी हो गई थी। जूही सबके सामने शरद से ठीक से बात करती थी, पर अकेले में उसकी ओर देखती तक नहीं थी। उसे तो अपनी मम्मी पापा पर गुस्सा आ रहा था, जिनकी वजह से उसे शरद के साथ अपना कमरा शेयर करना पड़ रहा था। रमा देवी ने उसे सीधे तौर पर कहा था कि जूही को शरद के साथ ही रहना होगा, नहीं तो घर के नौकरों को पता चल जाएगा और बात बाहर फैल जाएगी और महेश जी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए जूही को मन मार करके शरद के साथ रहना पड़ रहा था। उसने किंग साइज पलंग के बीच में तकिए से पार्टीशन बना दिया था। इधर मीनल ने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी। जब वह रात गए तक जाग करके पढ़ रही थी तब जया जी खुद उसके लिए कॉफी बना करके लाती थी और तब वह उनके प्यार पर शर्मिंदगी सी महसूस करने लगते थे और साथ में ईश्वर से प्रार्थना भी करती कि वो जया मासी को हमेशा खुश रखें। इतने दिनों के दरमियान विराज से उसकी मुलाकात बस सरसरी तौर पर ही होती थी। नाश्ते पर या फिर खाने के दौरान वह स्वयं से उससे बात करने से बचती थी, तो विराज ने भी उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। पर आज वह विराज की कार में ही शहर जा रही थी। कल से उसके एग्जाम्स जो शुरू थे। जया जी और मीनल पीछे की सीट पर बैठे थे और विराज कार ड्राइव कर रहा था। जया जी ने कहा था कि वो ड्राइवर को लेकर के चली जाएगी, पर उसने कहा कि मुझे शहर में कुछ काम है। दरअसल विराज ने इंजीनियरिंग किया था और अब वह अपने गांव में रह करके ही कुछ करना चाहता था। जया जी भी उसकी बात से बहुत खुश थी कि इस तरह बेटा भी साथ रहेगा और गांव की भी तरक्की होगी। उसी दिन शाम को मीनल एग्जाम दे करके आ रही थी और जया जी उसके लिए खाना निकाल दी थी। अभी वह खाने ही वाली थी कि विराज भी आ गया और वहीं दोनों के पास बैठ गया। उसके ओंठों पर हंसी खेल रही थी। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो, हमें भी बताओ। बताता हूँ माँ, आप भी सुनोगी तो हंसोगी, तो बताओ मैं भी तो सुनूं। हाँ बता रहा हूँ, आज मेरा कुछ सामान एयरपोर्ट पर आने वाला था, इसलिए मैं वहाँ गया था और वहाँ मिस वर्ल्ड आई हुई थी और मालूम है कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। बेचारी एक मैगजीन दिखा करके सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि ये जो कप के साथ लड़की है
ओ मैं ही हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ? लोग माने कि नहीं? हाँ मान गए, पर मुझे यही सोच करके हंसी आ रही है। विराज की बात पर जया जी के साथ मीनल को भी हंसी आ गई। तो विराज ने उसे एक नजर देख करके सोचा, चलो मेरी कोई बात तो पसंद आई। इधर शरद जब जूही को अपने बारे में बताने की सोच रहा था, पर वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती थी। उसकी कड़ी नजरें साफ साफ कहती सी लगती थी कि शरद मुझे तुमसे नफरत है। आखिर शरद ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। हाँ, पर उसका रहन सहन बहुत अच्छा हो गया था। ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी वह ड्राइवर रहा होगा। उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई देती थी, जिसने उसके शानदार वजूद को और भी शानदार बना दिया था। जूही समझ रही थी कि शरद को समझाना आसान नहीं है, और जरूर कोई खास वजह है, कोई खास मकसद होगा कि वह उसके साथ ऐसे समझौते वाली शादी के लिए तैयार हो गया। पर अपने दिमाग पर जोर डालने के बावजूद भी वह जगह नहीं ढूंढ सकी थी, और ये एहसास उसे बेचैन कर रहा था कि शरद कुछ और निकला तो क्या होगा। जूही को उसके मम्मी पापा ने बहुत बार समझाया कि वह फिर से कॉलेज जाए, एग्जाम्स क्लियर कर ले और पहले की तरह अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारे, पर उसका मन ही नहीं किया। वह यूं ही पूरा दिन घर में इधर उधर बेजार हो करके घूमती रहती। उस दिन यूं ही वह कमरे में लेटी हुई थी, जब नौकरानी ने उसे कहा कि माँ जी आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।